दुनिया में बस दो ही तरह के लोग होते हैं, मास्टर्स एंड स्लेव्स। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे Well, Nietzsche observed at one point that most of what people regard as morality is just cowardice. फ्रेडरिक विलियम नीत्शे, इस आदमी को जरूर पढ़ें। आपसे एक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप आज़ाद होना चाहते हो या किसी दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो? आपके जो भी आंसर्स हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं। क्या वो आज़ाद होना चाहते हैं या दूसरे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गुलाम का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि ऑब्वियसली आज़ादी। गुलाम का सपना और क्या हो सकता है? आज़ादी ही होगी ना। लेकिन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा कहते हैं कि ये जवाब गलत है। एक गुलाम का सबसे बड़ा सपना ये नहीं होता है कि उसको आज़ादी मिल जाए। एक गुलाम का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसको भी एक गुलाम मिल जाए। अगर ये सच है तो इसका मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की साइकोलॉजी में है। और आज हम फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा की सबसे डार्केस्ट फिलोसफी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देगा, बट दैट्स द पॉइंट। सो लेट्स गो डीप। सबसे पहले समझते हैं कि नीचे कौन थे। फ्रेडरिक विल्हेम नीचा 19th सेंचुरी का एक जर्मन फिलोसोफर, एक ऐसा इंसान जिसने ह्यूमन नेचर को इतना डीपली देखा कि दुनिया के सारे लोग अनकंफर्टेबल हो गए। उसने एक कंसेप्ट दिया था, मास्टर स्लेव मोरालिटी। और ये कंसेप्ट हमारे सोसाइटी के सबसे डार्केस्ट ट्रुथ को एक्सपोज करता है और रिवील करता है। फ्रेडरिक नीचा ने यह ऑब्जर्व किया कि हिस्ट्री में जब भी पावर ऑपरेस्ड लोगों को मिलती है, यानी वो लोग जिनको पहले उत्पीड़ित किया गया है, जिनको पहले सताया गया है, दबे कुचले लोगों को जब पावर मिलती है और वो लोग पावर में आते हैं, तब क्या होता है? क्या वो सिस्टम तोड़ देते हैं? क्या वो इक्वालिटी ले आते हैं? क्या वो हायरार्की को ख़त्म कर देते हैं? नहीं, वो उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनकी जगह चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुलाम की आइडेंटिटी हायरार्की के अंदर बना होता है, यानी पद कर्म के अनुसार बना होता है और उसके सबसे लास्ट में होता है। और इसी वजह से जो बंदा ऑपरेस्ड होता है, जो गुलाम होता है, वो कभी हायरार्की से बाहर सोच ही नहीं पाता, उनकी थिंकिंग उतनी बढ़ ही नहीं पाती। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम्हारी आइडेंटिटी ऑपरेस्ड फॉर्म में हो जाती है, यानी उत्पीड़न के फॉर्म में हो जाती है, तब तुम्हारा गोल फ्रीडम नहीं होता। तुम्हारा गोल होता है रोल को रिवर्स करना, कि कैसे मैं भी मालिक बन जाऊँ, बॉटम से टॉप जाना, स्लेव से मास्टर बन जाना और विक्टिम से ऑपरेसर बन जाना। और यही कारण है कि सिस्टम कभी नहीं बदलता, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। पहला साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। अब ये इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है? सिंपल है, जो ट्रॉमा, जो सदमा आपके साथ हो चुका होता है, वो आपके बिहेवियर में समा जाता है, वो आपके बिहेवियर के अंदर में आ जाता है और धीरे धीरे वही चीज़ें आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लग जाती है। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला पैटर्न पाया जाता है पेरेंटिंग में। जो बच्चे को एक बहुत ही सख्त माहौल में, हार्श माहौल में, कंट्रोलिंग माहौल में और कंट्रोलिंग पेरेंट्स ने उसको पाला पोसा है, उसको बड़ा किया है, वो बच्चे जब खुद पेरेंट बनते हैं तो वो भी उसी सख्ती को, उसी हार्शनेस को रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उस अथॉरिटी के अंदर में फॉर्म हुई, उस हार्शनेस के अंदर में बनी है, तो वो भी उस चीज़ को रिपीट करता है अपने बच्चों के साथ। और जो ये सब करता है वो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे ही पाला पोसा है, मुझे ऐसे ही बड़ा किया है और यही सही तरीका है, मैं सही हूँ। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये सही तरीका नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। तुमने अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी, तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं था अपनी जान बचाने का, सिवाय इसके कि तुम एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अब जब तुम्हारे पास पावर है तो तुम वही अथॉरिटी को, वही हार्शनेस को, वही सख्ती को दोहरा रहे हो और उसी को रिप्रोड्यूस कर रहे हो। दूसरा पैटर्न पाया जाता है जेंडर रोल्स में। जिनकी मदर को उनकी फैमिली ने मिसट्रीट किया, अच्छे से बिहेव नहीं किया उनके साथ, तो कभी कभी वो भी अपने डॉटर्स के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, वही पैटर्न को फॉलो करती। और वो कहती हैं कि मैं ये सब झेल चुकी हूँ, तू भी झेल। ये एम्पैथी नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड ऑपरेशन है। साइकोलॉजी कहती है कि जब दर्द नॉर्मल बन जाता है तो दर्द देना भी नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल लगने लगता है। और यही पैटर्न वर्क प्लेसेस में भी पाया जाता है, जहाँ पे खूब एक्सप्लॉयटेशन होता है दबा के। जिन वर्कर्स ने पहले एक्सप्लॉयटेशन को, शोषण को झेल लिया है, जब वो मैनेजर बनते हैं, जब वो बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, तो वो इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन को रिपीट करते हैं। वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कहते हैं कि मैंने भी ओवर टाइम किया है और मुझे इसका कोई पैसा नहीं मिला, अब तुमको भी करना पड़ेगा, तू भी झेलो, तुम भी करो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उस हायरार्की के अंदर में बना है, उस सिस्टम के अंदर में बना है। उन्होंने डोमिनेंस को प्रॉब्लम नहीं समझा, उन्होंने बस इस बात को समझा कि मैं नीचे क्यों हूँ, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं भी ऐसा ही करूँ। दूसरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है द साइकिल ऑफ अब्यूज़ एंड पावर।
साइकोलॉजी में भी ये प्रूव है कि अब्यूज़ साइकिल वो जेनरेशनल होता है। एक बंदा विक्टिम होता है, वो खूब सफ़र करता है, वो खूब दुख झेलता है, फिर वो उससे सर्वाइव कर जाता है, वो सर्वाइवर बन जाता है। और जैसे ही वो सर्वाइवर बनता है फिर वो ऑपरेसर बनने लग जाता है, फिर वो लोगों का शोषण करने लगता है, लोगों को दबाने और कुचलाने लग जाता है, और उससे कोई नया विक्टिम पैदा होता है, नया सहने वाला पैदा होता है। और जब वो ऐसा करता है फिर ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में एक ट्रैप है कि जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ, जब तुम खुद को, अपने आप को एक सिस्टम से, एक हायरार्की से अटैच्ड हो जाते हो, अटैच्ड पाते हो, तब तुम फ्रीडम नहीं चाहते हो, तब तुम सिर्फ वैलिडेशन चाहते हो कि मुझे किसी तरह वैलिडेशन मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम में क्या होता है, लोअर कास्ट के लोगों को खूब दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा पावर मिलता है तब वो क्या करते हैं, कुछ लोग सिस्टम को चैलेंज करते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अपने से नीचे वाले लोगों को दबाने और कुचलाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उस हायरार्की में बनी है, उस सिस्टम में बनी है। तो वो लोग इक्वालिटी नहीं चाहते, वो लोग सिस्टम को चैलेंज नहीं करना चाहते, वो लोग बस ऊपर आना चाहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर में भी तो यही होता है। जो बंदा एंट्री लेवल जॉब करता है, जो नया नया जॉब में आता है, वो खूब एक्सप्लॉयटेशन फेस करता है, लोग उसका खूब शोषण करते हैं, उसका खूब दबा के फ़ायदा लेते हैं। अब वो कंप्लेन करता है कि मैनेजर टॉक्सिक है, सिस्टम ख़राब है, और जब मैं मैनेजर बनूंगा ना, सब चीज़ अलग होगा, सब चीज़ डिफरेंट होगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन जब वो मैनेजर बनता है, वो सेम लेवल की टॉक्सिसिटी बरकरार रहती है, सेम एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है, सेम शोषण चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने पोजीशन को क्वेश्चन किया कि मैं नीचे क्यों हूँ, मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम्हारा गोल सिर्फ बदला लेना होता है और इक्वालिटी नहीं होती, तो तुम फिर लोगों को दबाने वाले बन जाते हो, लोगों को कुचलाने वाले बन जाते हो। और फ्रेडरिक नीचा का यही पॉइंट था कि गुलाम का सपना मास्टर बनना होता है, मालिक बनना होता है, ना कि सिस्टम को चैलेंज करना, सिस्टम को ख़त्म करना होता है। तीसरा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस प्लस आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस, जिसको साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने दिया था। यानी जब तुम लगातार रिपीटेडली एक हेल्पलेसनेस सिचुएशन में होते हो, यानी खुद को हेल्पलेस पाते हो, खुद की हेल्प ना कर पाना उस सिचुएशन में पाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है कि आवाज़ उठाना, रेजिस्टेंस करना, खुद के हित में बोलना, ये सब बर्बाद है, सब व्यर्थ की बात है। तो तुम क्या करते हो उस टाइम? तुम सिस्टम को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। लोग तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार करते हैं, तुमको दबाते हैं, कुचलते हैं, तुम उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो। और फिर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है, आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर, जिसको साइको एनालिस्ट एना फ्रॉयड ने दिया था। मतलब कि जब तुम ऑपरेसर को, जो बंदा तुम्हें दबाता है और कुचलता है, उसको चैलेंज नहीं कर पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम उसकी कॉपी करने लगते हो, उसको नकल करने लगते हो। और यही तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। लोगों के दिमाग में चलता है कि अगर मैं उनकी तरह बन जाऊंगा, जो मुझे दबाता है, जो मुझे कुचलता है, अगर मैं उनकी तरह बन जाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लो, हॉस्टेज सिचुएशंस में क्या होता है, लोग स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार बन जाते हैं। जिन लोगों ने विक्टिम्स को कैप्चर किया होता है, जिन लोगों ने विक्टिम को हॉस्टेज बनाया होता है, वो लोग उसी को डिफेंड करने लग जाते हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में क्या होता है, जिस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती है, तब क्या होता है, विक्टिम्स, जो बंदा गाली सुनता है, जो सहता है, वो जो गाली देता है उसको सपोर्ट करने लग जाता है, उसके बिहेवियर को जस्टिफाई करने लग जाता है। अथॉरिटेरियन रेजिम्स में क्या होता है, बहुत सारे सिटीजन्स अपने डिक्टेटर को सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि पावर इज़ इक्वल टू सेफ्टी। जहाँ पावर है वहाँ सेफ्टी है, और अगर मैं पावर की सपोर्ट ना करूँ तो फिर मेरे जान खतरे में आ जाएगा, मैं मर सकता हूँ। और जब तुम पावरलेस होते हो, तुम्हारे पास पावर नहीं होता है, तो तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि अगर मैं भी पावरफुल बन जाऊँगा तो मैं भी सेफ रहूँगा। और इसी वजह से तुम पावर ग्रैब करते हो, पावर छीनते हो, नॉट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। और नीचे यही तो कह रहे थे कि गुलाम आज़ादी नहीं चाहता, वो बस पावर चाहता है, वो बस कंट्रोल चाहता है। चौथा साइकोलॉजिकल पॉइंट, सोसाइटी में ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। एक बंदा पहले विक्टिम बनता है, वो पहले दर्द सहता है, दुख झेलता है, पहले उसको दबाया जाता है, कुचला जाता है, फिर वो किसी तरह से पावर में आता है, वो पावर ग्रैब करता है, और फिर वो लोगों को दबाने लगता है, वो फिर लोगों को कुचलने लगता है, और जिससे नया विक्टिम बनता है, नए नए लोगों को कुचला जाता है, तो वो लोग विक्टिम बन जाते हैं, और फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। जो बड़े बड़े लोग थे, पावर में थे, ऑपरेस पीजेंट्स ने मोनार्की को, पावर को ओवरथ्रो कर दिया, लोगों को उठा के फेंक दिया पावर से, और रिजल्ट क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर। जिन लोगों ने पहले मोनार्की को उठा के फेंक दिया था, वो लोग पावर में आए क्योंकि वो लोग ऑपरेस थे, और उन्होंने फिर लोगों का बहुत भारी संख्या में मास एग्जीक्यूशन किया, भारी संख्या में लोगों को कत्ल किया, खूब कत्लेआम हो। सोवियत रेवोल्यूशन में देखो, वर्कर्स ने, मजदूरों ने रूस के राजा को उठा के फेंक दिया बाहर से, सत्ता पलट दी, ज़ार को उठा के ख़त्म कर दिया।
और रिजल्ट क्या हुआ? एक विक्टिम बंदा था जोसेफ स्टालिन, वो पावर में आया, उसने डिक्टेटरशिप ले ली और मिलियंस ऑफ आदमी को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। पोस्ट कॉलोनियल नेशंस को देख लो, जिन देशों में ब्रिटिशर्स ने राज किया, जब वो छोड़ के चले गए तो उन देशों को आज़ादी मिल गई, कॉलोनाइजेशन से आज़ादी मिल गई। और रिजल्ट क्या हुआ? नए नए लोग डिक्टेटर बन गए, नए नए लोग पावर में आए और इंटरनली लोगों को दबाना शुरू कर दिया और कुचलना शुरू कर दिया। तो आपने पैटर्न देखा, हायरार्की, पद और पदक्रम हमेशा सर्वाइव करता है, लेकिन चेहरे चेंज हो जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि लोग सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करते, सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। लोग बस अपनी पोजीशन को चैलेंज करते हैं कि मैं नीचे क्यों हूँ, मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ, और जब मैं आऊँगा तो मैं भी यही करूँगा। और साइकोलॉजी कहती है कि जब तक तुम्हारी साइकोलॉजी नहीं बदलेगी, जब तक तुम्हारी मनोदशा नहीं बदलेगी, यह सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। बस रोल स्विच होते रहेंगे। विक्टिम लोग ऑपरेसर बन जाएंगे, जो लोग विक्टिम हैं वो पावर में आएंगे, लोगों को कुचलने लगेंगे, और नीचे से लोग ऊपर जाने लगेंगे और ऊपर से नीचे जाने लगेंगे। यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि रियल फ्रीडम क्या है? असली आज़ादी है क्या आखिर? फ्रेडरिक नीचा कहते थे कि रियल फ्रीडम, असली आज़ादी सिस्टम के टॉप तक पहुंच जाना नहीं है, बल्कि सिस्टम को देख पाना है कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है, ये सिस्टम आखिर है क्या। ट्रू फ्रीडम, असली आज़ादी उस वक्त मिलती है जब आप रियलाइज़ करती हो कि ये पावर गेम, लोगों का ऊपर आना नीचे जाना, लोगों को दबाना कुचलना, ये सब फेक है। ये ऑपरेशन का गेम, ये सब फेक है, फेक साइकिल है। और जब आप ये रियलाइज़ करते हो तब आप उस साइकिल से, उस हायरार्की से बाहर आ जाते हो। तो उस वक्त आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मैं आज़ाद होना चाहता हूँ या मैं किसी दूसरे को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ या फिर मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा आंसर है कि मैं लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल चाहता हूँ, मैं पावर चाहता हूँ, तो नीचे के हिसाब से तुम अभी भी एक गुलाम हो, एक स्लेव हो। क्योंकि स्लेव मेंटालिटी ये नहीं कि तुम्हें दबाया गया है, कुचला गया है, तुम दबाए गए हो, कुचले गए हो। स्लेव मेंटालिटी ये है कि तुम्हारा गोल है कि मैं हायरार्की में ऊपर जाऊंगा और मैं भी लोगों को दबाऊंगा, मैं भी लोगों को कुचलूंगा। हायरार्की को ख़त्म करना नहीं है तुम्हारा गोल। और सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई ये है, सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि हम सब में ये साइकोलॉजी पाई जाती है, थोड़ा बहुत, समवेयर, कहीं ना कहीं। जब हमें भी पावर मिलता है तो हम भी उसका मिसयूज़ करते हैं, और जब हम विक्टिम होते हैं तो हम भी रिवेंज की सोचते हैं, हम भी बदले की सोचते हैं, जस्टिस की बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमें जस्टिस नहीं चाहिए, हमें रिवेंज चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें बदला चाहिए। लेकिन अवेयरनेस से सब चेंज होता है। जब तुम अपनी साइकोलॉजी समझते हो, जब तुम साइकिल को पहचानते हो, जब तुम कॉन्शियस चॉइस ले सकते हो, तो उस वक्त तुम्हें ये चूज़ करना चाहिए कि मैं लोगों को न दबाऊंगा, न कुचलूंगा, बल्कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं इस सिस्टम से आज़ाद हो जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगा, मतलब कि फ्रेडरिक नीचे का काम हो गया, और आई होप आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में पूछा था। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग कैसे हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं और कैसे अपनी मैसिव फॉलोइंग बना लेते हैं, बड़े बड़े कल्ट्स और बड़े बड़े ग्रुप्स कैसे बन जाते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो यहाँ या यहाँ जिधर भी आ रहा होगा वो वीडियो देख लेना।